Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और टाइम बहुत कम बचा है। और अब हम लोग अपने चैनल के माध्यम से क्विक रिवीजन करा रहे हैं। आज हम लोग बिहार स्पेशल के सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग शामिल कर ले रहे हैं, जिससे आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखें तो बिहार को याद रखिएगा, जो है बिहार में 38 जिले हैं टोटल। तो बिहार को 38 जिलों में राजनीतिक रूप से बांटा गया है। ठीक है, बिहार में याद रखिएगा बिहार की सीमा किससे किससे लगती है। अगर हम इसकी बात करें तो बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से और नेपाल से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार के किन किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, तो आप अगर हम इसको वेस्ट मान लें और इसको ईस्ट मान लेते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलें या पूरब से पश्चिम की ओर चलें, यह क्रम भी आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश से सीमा किन किन जिलों की लगती है बिहार के, तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर चले तो सबसे पहला जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर और फिर रोहतास। तो रोहतास की भी सीमा लगती है। तो ये हो गए आपके जिले कौन से, जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल से किन जिलों की सीमा लगती है, तो याद रखिएगा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। 3 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। उसी तरह से अब हम लोग झारखंड से अगर सीमा की बात करें तो बिहार के किन जिलों की सीमा झारखंड से लगती है। तो सबसे पहले अगर हम ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो सबसे पहले चलते हैं रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, फिर जमुई, फिर बांका और फिर इसके बाद में आपका भागलपुर और कटिहार की सीमा किससे लगती है, तो झारखंड से लगती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण। यही क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा झारखंड जो है और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, तो रोहतास की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगती है। उसी तरह से पूछा जाएगा ऐसा कौन सा बिहार का जिला है जिसकी सीमा नेपाल से और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है, तो यह है आपका किशनगंज है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल और कटिहार दोनों से, झारखंड दोनों से लगती है, तो ये आपका कटिहार है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम आपका भूलना नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार की को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो बिहार को हम, ये पूरा वीडियो पूरा चित्रात्मक तरीके से रहेगा, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हो जाए आपका और आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत होने पाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला अगर पूछा जाए बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है बिहार को भौतिक रूप से जो बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, शिवालिक पर्वत श्रेणी नंबर 1, दूसरा गंगा का मैदान नंबर 2 और तीसरा दक्षिण का पठार नंबर 3। 3 भागों में बांटा गया है। बिहार को किस आधार पर, भौतिक आधार पर बांटा गया है या हम उसे कहते हैं प्राकृतिक आधार पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि शिवालिक पर्वत श्रेणी, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल है। और किस क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा यह है आपका बिहार का कौन सा क्षेत्र है, तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही जो है शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। शिवालिक पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं, याद रखिएगा सोमेश्वर श्रेणी, हरहा नदी घाटी या दून घाटी और रामनगर दून। ये 3 भागों में शिवालिक पर्वत श्रेणी बटी हुई है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में इसका विस्तार है और यहाँ से कई नदियाँ भी निकलती हैं बिहार की ओर। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान 2 भागों में बांटा गया है गंगा के मैदान को, जिसमें कोसी गंडक दोआब, कोसी महानंदा दोआब और इधर मगध का मैदान शामिल है। ठीक है, और इसके जो है पश्चिमी क्षेत्र में भोजपुर का मैदान पड़ता है। उसी तरह से
अगर हम बिहार को पठारी भाग को कहें तो बिहार के पठारी भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। एक मध्यवर्ती पठार, एक खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ये पूरा क्षेत्र है, और एक है कैमूर का पठार जिसे हम रोहतास का पठार कहते हैं। ये आपका बिहार के किस क्षेत्र में है? तो ये आपका जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर हम शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणी में 3 घाटियां हैं और तीनों को याद रखिएगा, सोमेश्वर, हरहा घाटी या दून घाटी और रामनगर दून। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। और ये अगर बिहार का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो ये वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन होगा? तो ये हो जाएगा जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये बिहार का कौन सा? साउथ ईस्ट, और ये बिहार का कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो दिशाओं का ज्ञान भी जरूरी है क्योंकि यहीं सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार का उत्तरी बिहार। उत्तरी गंगा, जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो उत्तरी बिहार का मैदान 3 भागों में बटा हुआ है, ये याद रखिएगा। पहला है घाघरा गंडक दोआब। तो घाघरा नदी यहाँ बहती है और गंडक यहाँ है, तो ये घाघरा गंडक दोआब है। दूसरा है गंडक कोसी दोआब। तीसरा है कोसी महानंदा दोआब है। तो 3 दोआब में बटा हुआ है कौन? तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार का मैदान। ठीक है। उसी तरह से बिहार का जो दक्षिणी मैदान है वो भी 3 भागों में बांटा गया है। तो बिहार का दक्षिणी मैदान भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान में बटा हुआ है। ठीक है। और इसका एक और पार्ट है, वो है आपका कौन सा? तो अंग का मैदान भी कहलाता है वो। ठीक है। इसके अलावा जो दक्षिणी बिहार का मैदान है यहाँ पर आपका अंग का मैदान भी स्थित है। इसी तरह से दक्षिण का जो पठारी भाग है तो दक्षिण के पठारी भाग को 3 भागों में बांटते हैं, मध्यवर्ती पठार, खड़गपुर की पहाड़ियों का क्षेत्र और कैमूर पठार में इसको बांटा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब पहले बात कर लेते हैं कि बिहार को भूगर्भीय रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग मिट्टियों की चर्चा करते हैं। अब हम लोग बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार कहते हैं। तो बिहार को अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बिहार को भूगर्भीय रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए बिहार को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। तो भूगर्भिक का मतलब ये होता है कि बिहार कितने प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। तो बिहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चट्टानों से बना हुआ है। जैसे सबसे पहला है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो वह है आपका टर्सरी चट्टान पाई जाती है। कहाँ पर? शिवालिक पर्वत श्रेणी में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो किस चट्टान का बना हुआ है, तो आप बताओगे टर्सरी क्रम की चट्टानों का बनाया गया है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा जो बिहार का गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान किस चट्टान का बना है? तो क्वाटरनरी चट्टान का बनाया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गंगा का मैदान किससे बनाया गया है। तीसरा है आपका जो बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिणी पठार है बिहार का, वो किसका बना हुआ है? तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान का बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। तो बिहार में धारवाड़ क्रम चट्टानें भी पाई जाती हैं बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में, जो झारखंड से लगा हुआ है। इसीलिए बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में सारे खनिज पाए जाते हैं, सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका कैमूर या रोहतास का पठार है, यहाँ बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर इसीलिए लाल मिट्टी यहाँ का बहुत विशेषता मानी जाती है। तो बिहार में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं ये आप ये देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो टर्सरी क्रम की, गंगा का मैदान क्वाटरनरी चट्टान का, इसके अलावा जो आपका कैमूर का रोहतास का पठार है वो विंध्य क्रम चट्टान का, और जो ये आपका दक्षिणी पठार है ये धारवाड़ क्रम चट्टानों का बना हुआ है। तो आप इस मैप को आसानी से समझ सकते हैं, आपको कहीं नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस मैप को अच्छे से समझेंगे तो आपके क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बिहार की जलवायु को देख लेते हैं। तो बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। जो उत्तरी बिहार है वो CWG में है, और जो दक्षिणी बिहार है उसे हम AW के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो CWG का फुल फॉर्म क्या है? C का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, W का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु,
और जी का मतलब होता है मानसूनी वर्षा। तो बिहार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु होती है, मतलब शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है और मानसूनी वर्षा की जलवायु पाई जाती है, यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। तो ये इसका हो जाएगा आपका उत्तरी बिहार CWG में पड़ता है, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। जबकि कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु कैसी है? AW प्रकार की है और A का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और W का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु होता है। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार बिहार के उत्तरी बिहार को अलग जलवायु में और दक्षिणी बिहार को अलग जलवायु में बांटा जाता है। लेकिन अगर एक विद्वान और थे, थानवाट थे, उनके अनुसार जो बिहार की जलवायु है वो कैसी है? तो CAW प्रकार की है। जबकि त्रिवार्था के अनुसार जो उनकी जलवायु है बिहार की, वो CAW और AW दोनों भागों में बांटा गया है। आप इसको भी देख करके रट लीजिएगा अच्छे से, जिससे याद हो जाए। इसके अलावा पूछा जाएगा कि बिहार को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो बिहार को 4 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश। तो उत्तर पश्चिमी का जो प्रदेश है ये हिमालय से जुड़ा हुआ है, शिवालिक से है, तो इसकी जलवायु अलग प्रकार की है। दूसरा है उत्तर पूर्वी प्रदेश, तो उत्तर पूर्वी प्रदेश ये हो गया। एक है आपका मध्यवर्ती प्रदेश गंगा का मैदान हो गया। और एक है दक्षिण का पठारी प्रदेश जो कैमूर से लेकर के और जमुई तक फैला हुआ है। तो बिहार को जलवायु 4 भागों में बांटा गया है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की जलवायु में किस जलवायु में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो याद रखिएगा जो मानसून आता है वो आपका बंगाल की खाड़ी से आता है जब, तो सबसे अधिक मानसून सबसे पहले बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। तो इसीलिए बिहार में सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। तो बिहार में पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ठीक है, तो याद रखना अगर पूछा जाए कि किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है या किस क्षेत्र में, तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और किशनगंज में अधिक वर्षा जिले में माना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ मानसून आता है, सबसे पहले मानसून यहीं पे आकर के हिट करता है, इसलिए यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपका तराई क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा बिहार में हम जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर से जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना कि जैसे जैसे हम बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी और इसी तरह से जब मानसून आता है तो हिमालय से टकरा करके वापस आकर के ऐसे वर्षा करता है। तो बिहार में ये भी याद रखिएगा कि उत्तर से हम दक्षिण की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और तराई और उत्तर पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा दक्षिण के पठारी भाग में होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर बिहार में वनस्पतियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? अगर पूछा जाए बिहार में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर 2 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक वर्षा बिहार के पूर्वी क्षेत्र में और तराई क्षेत्र में होती है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। आर्द्र का मतलब हो गया हवाओं में नमी की मात्रा। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो बिहार में यही 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कोई तीसरा वन बिहार में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा पूर्वी और तराई क्षेत्र में उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन और जो आपका जो है दक्षिण पठारी क्षेत्र में और आपका पश्चिमी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आपको इसी माई डायग्राम से याद हो गया है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बिहार का देशांतर और बिहार का अक्षांशीय विस्तार भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार कितने से कितने अक्षांश के बीच में स्थित है, बिहार कितने से कितने देशांतर के बीच में स्थित है। आप यहाँ पहले एक अंक समझ लीजिएगा, जो यहाँ लिखा है 88, फिर लिखा है 17, फिर लिखा है आपका 40 लिखा है। तो अगर कहीं पर अगर मान लो कोई संख्या के बाद 0 यहाँ लगाया तो डिग्री हो जाएगा। अगर एक संख्या लिखा है वहाँ पर 1 टिक लगाया गया है तो उसका मतलब होता है मिनट, और अगर कहीं पर 2 टिक लगाया गया है तो उसका मतलब होता है सेकंड। तो बिहार को
कितने से कितने अक्षांश देशांतर में बांटा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो याद रखना, बिहार जो है, सबसे पहले देशांतर की बात करता हूँ, तो बिहार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, और यहाँ पर आपका जो है पूर्वी क्षेत्र में 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड देशांतर के बीच में स्थित है। कौन? बिहार। ये आपसे एग्जैक्ट पूछा जाएगा। इसी तरह से जो बिहार है वो कितने से कितने अक्षांश के बीच में स्थित है, तो यहाँ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। इसके अलावा बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम के माध्यम से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिहार की मृदा के बारे में जानेंगे कि बिहार की मृदा कैसी पाई जाती है। तो बिहार में जो है मृदा को हम दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला है उत्तरी बिहार की मृदा। तो उत्तरी बिहार की मृदा गंगा नदी के उत्तर में पाई जाती है। जिसमें कौन कौन सी मृदा शामिल होगी, तो सबसे पहले है आपका जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा पाई जाती है। ये पहला प्रकार हो गया। तराई क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम दलदली या तराई मिट्टी कहते हैं, और इस क्षेत्र में चावल की खेती ज़्यादा होती है और जूट की खेती यहाँ ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक है नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी होती है, जो बिहार में इस क्षेत्र में पाई जाती है, गंगा के उत्तरी क्षेत्र में। और जो है तराई और जो है खादर के बीच में यहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ भी बांगर मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उत्तरी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी हो गया? उप हिमालय की पर्वत पादीय मृदा, इसके अलावा तराई या दलदली मृदा, नवीन जलोढ़ या खादर मृदा, और पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। ये उत्तरी बिहार की मृदा हो गई है। अब इस मैप को अच्छे से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर हम बात करें दक्षिणी बिहार की मृदा की बात करें, तो दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मृदा है, तो गंगा के किनारे किनारे जो सबसे पहली मृदा पाई जाती है उसे हम टाल मृदा कहते हैं। ये दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके बाद एक पट्टी और पाई जाती है बक्सर से लेकर के और आपका जो है कटिहार तक। इसे यहाँ पर कटिहार कह रहे हैं जमुई तक पूरा क्षेत्र में, तो इसे हम कगारी मृदा कहते हैं, जो टाल मिट्टी के दक्षिण में पतली सी पट्टी में पाई जाती है। जो आपका ये मगध का मैदान है, यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बिहार में करेल कैवाल मृदा के नाम से जानते हैं। तो इसको हम पुरानी जलोढ़ कहें या करेल कैवाल कहें, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है पतली पट्टी में, और वो है आपका बलथर मृदा पाई जाती है बिहार में। तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में भी जो है 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है टाल मृदा, दूसरा है कगारी मृदा, तीसरा है बलथर मृदा, और चौथा है पुरानी जलोढ़ या करेल कैवाल मृदा। तो यही बिहार में मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार का जो दक्षिणी पठारी भाग है वहाँ पर भी 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है उसमें एक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और जो आपका कैमूर का पठार है वहाँ लाल बलुआ मिट्टी पाई जाती है। तो पठारी क्षेत्र में ये 2 प्रकार की मिट्टी भी और पाई जाती है। तो बिहार में मृदा कौन कौन सी पाई जाती है, इसको मैप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम बिहार की नदियों की अगर हम बात करें, तो बिहार की नदियाँ याद रखिएगा, बिहार का जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार की नदियाँ जो हैं ये 12मासी होती हैं। 12 महीना इनमें जल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा का जल भी नदियों को प्राप्त होता है, और साथ में ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो ग्लेशियर से भी जल प्राप्त होता है। लेकिन जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं ये केवल वर्षा पर निर्भर होती हैं, वर्षा के जल से ही ये नदियाँ बहती हैं, इसीलिए ये नदियाँ 12मासी नहीं होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के बहती है, ये भी याद रखना है, और सबसे अधिक लंबाई पटना में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बिहार जो है वो ध्यान समझिएगा, बिहार के उत्तरी बिहार की नदियों की बात करें तो उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं सब गंगा में मिलती हैं, और इसमें सबसे लंबी नदी है
कोसी नदी, जो उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आपसे इन नदियों का क्रम भी पूछा जाएगा, तो अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेंगे तो सबसे पहले है घाघरा, फिर है गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर इसके बाद में आपका यहाँ पर है आपका कमला, फिर इसके बाद कोसी और इसके बाद है महानंदा। तो ये नदियों का आपको क्रम याद रखना है और सब गंगा में आकर के मिलती हैं, ठीक है। और गंगा में किस तरफ से मिलती हैं? सब बाएं ओर से मिलती हैं, ये भी याद रखना। अगर हम गंगा की दाईं सहायक नदियों की बात करें जो पठारी क्षेत्र से आती हैं, उसमें सबसे पहले है कर्मनासा नदी, ठीक है। तो सबसे पहले कर्मनासा है, फिर सोन है, फिर पुनपुन है, फिर फल्गु है, फिर आपका जो है सकरी है, इसके बाद क्यूल नदी है, और यहाँ पर एक नदी है बदुआ नदी, और यहाँ पर एक चंदन नदी है, ठीक है। और याद रखिएगा जमुई से ही अजय नदी निकलती है जो जाकर के हुगली में पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो ये नदियों के बारे में हमें अच्छे से याद रखना है। और याद रखना बिहार का जो दक्षिणी नदियाँ हैं सहायक नदियों में सोन सबसे लंबी है और उत्तरी में कोसी सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा 4 नदियां बनाती हैं। पहला कर्मनासा, दूसरा गंगा, तीसरा घाघरा और चौथा है आपका गंडक। तो ये 4 नदियां जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बिहार में कौन कौन से वन्य जीव विहार पाए जाते हैं या पक्षी विहार पाए जाते हैं। तो ये मैप के थ्रू आपको याद हो जाएगा। तो बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य या पक्षी विहार में सबसे पहले नालंदा जिले की बात करें तो नालंदा में एक है पंथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राजगीर नालंदा में है। एक है राजगीर वन्य जीव विहार, ये अभ्यारण्य, ये भी नालंदा जिले में स्थित है, ये भी याद रखना। इसके अलावा बिहार में अगर हम बात करें तो वैशाली जिले में बरेला सलीम अली जुम्बा सहनी अभ्यारण्य स्थित है, नालंदा ये वैशाली में। और गया में आपका है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक है। और कैमूर में है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद और बात करें हम तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, और यहीं पर आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है जो एक टाइगर रिजर्व भी है। कटिहार में जो है गोगा बिल पक्षी विहार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी विहार है, ये आपको याद रखना है। और जमुई जिले में जो है नकटी पक्षी विहार है, ये आपको याद रखना है। तो मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद में बिहार में और भी वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो बेगूसराय में कांवर पक्षी विहार है, बक्सर जिले में बक्सर पक्षी विहार है, और जमुई जिले में नागी पक्षी विहार है, और भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब याद रखना। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी हम बात करें तो एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा ये याद रखिएगा ये भारत का जो टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, इसको 18वां टाइगर रिजर्व है, ये 18 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखना। इसके अलावा अररिया में जो है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है स्थित है, ये आपको याद रखना है। और मुंगेर में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना है। और पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार में हम जल विद्युत की बात करें तो बिहार में जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है, और त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना दोनों कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में सोनपुर पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये जो है औरंगाबाद में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें तो सुपौल जिले में राजापुर जल विद्युत परियोजना सुपौल जिले में है, और पश्चिमी चंपारण में मठौली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है। इसके अलावा औरंगाबाद में 3 और हैं, तेजपुरा जल विद्युत परियोजना जो है, देहरा जल विद्युत परियोजना, और सिपहरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये भी औरंगाबाद में है। तो ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, आप मैप के थ्रू इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें
कि बिहार में एनटीपीसी ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है बेगूसराय। बेगूसराय में बरौली जो है, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो ये बेगूसराय में है बरौनी। और बरौनी जो याद रखिएगा ये एक रिफाइनरी भी है। ये भागलपुर में कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र है, ये भी एनटीपीसी का है। और औरंगाबाद में नबी नगर ताप विद्युत संयंत्र है औरंगाबाद में। और पटना में है आपका बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, तो उसका नाम बाढ़ ही है पटना में, ये भी याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आपका मुजफ्फरपुर में है काटी ताप विद्युत संयंत्र, कहाँ पर है, ये मुजफ्फरपुर जिले में है। तो ये सब एनटीपीसी के संयंत्र हैं। बिहार के कुछ ऐसे जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो केवल रोहतास जिले में है। तो रोहतास जिले में कौन कौन सी हैं। पहला है सोन पश्चिमी लिंक नहर, जिसे हम जो है डेहरी आंस सोन रोहतास में ये है। एक है आपका ढेला बाग जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास में है। नरसीगंज जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास में है। सेबारी जल विद्युत परियोजना, ये भी रोहतास में है। जयनगरा, ये भी रोहतास में है। और सिंघड़िया, ये भी कहाँ पर है, रोहतास में है। तो ये सब भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। अब हम बिहार के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं कि बिहार में प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा बिहार में जो पहला है आपका, अगर हम बात करें तो एक है आपका कृषि अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, तो ये पटना में है। दूसरा एन सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी पटना में है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये भी पटना में है। राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, ये भी पटना में है, ठीक है। और फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भागलपुर में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भागलपुर में है। तो याद रखिएगा अनुसंधान केंद्र कौन कौन बिहार में है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम बिल्कुल चित्र के माध्यम से देखेंगे तो याद हो जाएगा। आगे है बिहार के कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहाँ पर है, ये मुजफ्फरपुर में है। जबकि समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे भारत का। भागलपुर में है बिहार कृषि महाविद्यालय, ये भी याद रखना, ये भागलपुर में स्थित है। इसके अलावा बिहार के सरकारी संस्थान कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो पटना में है आपका संजय गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका कहाँ पर है, पटना में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी पटना में है। शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित किया गया है, ये रोहतास में है। और रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्र महाविद्यालय कहाँ है, ये बेगूसराय में है, ये भी याद रखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बिहार के और विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो एक है आपका कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, याद रखिए कहाँ पर है, ये दरभंगा में है। और दरभंगा में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये भी दरभंगा में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा बिहार के विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना में और भी हैं, जैसे मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लॉ के लिए है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी पटना में है। तो चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब पटना में ये विश्वविद्यालय स्थित हैं। इसके अलावा आपका पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी है, ठीक है। और भोजपुर में वीर कुंवर सिंह जो है विश्वविद्यालय आरा में है, क्योंकि कुंवर सिंह का यह केंद्र था 1857 के विद्रोह का। इसके अलावा जो है आपका भागलपुर में है, याद है कौन सा, तो ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में है। इसके अलावा आपका है मुजफ्फरपुर में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये मुजफ्फरपुर में है। जबकि समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और भागलपुर में तिलका माझी विश्वविद्यालय है। और आपका जो है छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा में है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बिहार के प्रमुख खनिजों की बात कर लें तो बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो रोहतास जिले में पायराइट और चूना पत्थर पाया जाता है, गया में टीन पाया जाता है, और मुंगेर में बॉक्साइट पाया जाता है। जबकि ललित जमुई में आपका ग्रेफाइट पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा, आप इस साउथ के सब जिलों को याद रखिएगा बिहार के, क्योंकि यहीं सब जिलों में खनिज पाए जाते हैं। अगर मान लो ऑप्शन में उत्तर बिहार के जिले हैं तो वो नहीं होंगे, तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो बिहार में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है अगर हम बात करें तो बक्सर में पेट्रोलियम पाया गया है, पश्चिमी चंपारण पेट्रोलियम के साक्ष्य मिले हैं, समस्तीपुर में मिले हैं और सहरसा में मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम पाए गए हैं। तो पेट्रोलियम याद रखना ये गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। ठीक है, अगर हम बिहार के दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो रोहतास जिले में डोलोमाइट में पाया गया है, और जबकि अभ्रक जो है 4 जिलों में पाया गया है, गया में जो है, जमुई में, मुंगेर में और बांका में। जबकि चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो चीनी मिट्टी बिहार के 3 जिलों में पाया जाता है, भागलपुर, मुंगेर और बांका में। तो इस तरह डायग्राम से जब पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा बिहार के कुछ और खनिजों की बात करें तो बिहार में यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो गया में और नवादा में यूरेनियम पाया जाता है, जबकि जमुई में लोहा पाया जाता है और गया में भी लोहा पाया जाता है। जबकि आपका सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो सोने का उत्पादन होता है भागलपुर में, मुंगेर में और जमुई में, और अभी जमुई में सोने के बड़े से भंडार का पता भी चला है। इसके अलावा बिहार में और भी खनिज हैं, जैसे अगर कहा जाए कि मुंगेर में कौन सा पाया जाता है, तो स्लेट ग्रे नाइट पाया जाता है मुंगेर में, और क्वार्टरजाइट भी मुंगेर में पाया जाता है। जबकि अगर बात करें तो गया में और जमुई में भी आपका क्या पाया जाता है, क्वार्टरजाइट। जबकि जो है नवादा में बेरिलियम पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बेरिलियम कहाँ पाया जाता है, तो आप ये सब डायग्राम से याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं कहाँ पर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में, क्योंकि यहाँ औषधि चट्टान पाई जाती है। इसके अलावा सेलखड़ी कहाँ पाया जाता है बिहार में, तो मुंगेर में, ठीक है, नवादा में और गया में, और सेलखड़ी को हम चूना पत्थर कहते हैं। इसके अलावा रोहतास में हीरे का संभावित भंडार का पता चला है कहाँ पर, रोहतास में। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में, इन तीनों में प्राकृतिक गैस के भंडार का पता चला है। जबकि जमुई जिले में साबुन पत्थर और क्वार्टरजाइट का पता चला है। हमारे यहाँ बिहार में याद रखिएगा, सोरा के लिए हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियां आई थीं, और सोरा का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा होता था उस समय भी और आज भी। और सोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बेगूसराय में, समस्तीपुर में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में, सिवान में, सारण में। ठीक है, तो इन जिलों में क्या पाया जाता है, तो सब जिले देखो एक साथ लगे हुए हैं, और इन सब जिलों में सोरे का उत्पादन होता है, और सोरा के लिए ही हमारे बिहार में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थीं। अब हम बिहार के केंद्र सरकार के प्रमुख उपक्रम की बात कर लें, कौन कौन से केंद्र सरकार की कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं या जो है संस्थाएं हैं जो बिहार में स्थित हैं। एक है सारण जिले में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना निर्माणाधीन छपरा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना निर्माणाधीन मधुबनी में है, और भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा पटना में है। ठीक है, तो ये सब केंद्र सरकार के उपक्रम हैं। अब हम उद्योगों की बात कर लें बिहार में, तो कौन कौन से उद्योग कहाँ पर हैं, तो सीसा उद्योग के लिए बिहार का 3 क्षेत्र जैसे दरभंगा, पटना और भागलपुर ये सीसा के लिए जाना जाता है। जबकि कागज उद्योग डालमिया नगर में है, यह रोहतास में कागज उद्योग यहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसे ही मैप से हमें याद कर लेना है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें जो है तो पटना में कई उद्योग हैं, जैसे डेयरी उद्योग मोकामा में, औषधि उद्योग ये आपका पटना में भी है और मुजफ्फरपुर में है, बंदूक का कारखाना ये मुंगेर में है, और आपका तेल रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय में है, और बेगूसराय में उर्वरक उद्योग भी स्थित है। तो ये सारे उद्योग कहाँ हैं, तो ये सब बिहार के अलग अलग ज़िले में हैं। इनको अच्छे से मैप से याद कर लीजिएगा, आपको ये सारा याद हो जाएगा। अगर हम बिहार के प्रमुख उद्योगों की और बात करें तो याद रखिएगा, जो मुजफ्फरपुर है और पटना है ये चमड़ा और जूता उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जबकि लखीसराय सिंदूर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और पटना पटाखा उद्योग और डेयरी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। खनन उद्योग के लिए औरंगाबाद है, और रोहतास उर्वरक उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्योग स्थित हैं। इसके अलावा बिहार के अगर हम और उद्योगों की बात करें तो ठीक है, इसके अलावा अगर हम और उद्योगों की बात करें बिहार में, तो जैसे आपका देख सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में याद रखिएगा चीनी उद्योग बहुत फेमस है। इसके अलावा आपका
याद रखिएगा जो कटिहार है यहाँ जूट और दिया सिलाई उद्योग बहुत फेमस है। भागलपुर में रेशम उद्योग बहुत फेमस है। गया में सूती वस्त्र उद्योग बहुत फेमस है और रोहतास में सीमेंट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और आपका वैशाली में प्लाईवुड उद्योग बहुत फेमस है। जो इन क्षेत्रों के बच्चे होंगे उनको ये सब पता होगा कि हमारे ज़िले में क्या क्या होता है। अगर हम बिहार के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो बिहार में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, तो मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है, जो धारवाड़ चट्टान से बनी है। जबकि नालंदा में आपका राजगीर की पहाड़ियां हैं, गिरियक की पहाड़ियां हैं और आपका जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियां हैं, जहां पर अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। अगर हम बिहार की और पहाड़ियों की बात करें तो याद रखें नालंदा कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, जिसे हम राजगीर कहते हैं। राजगीर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो 5 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जिसमें रत्नगिरी पहाड़ी, विपलांचल पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी और उदयगिरी पहाड़ी। ये सब कहाँ पर हैं, तो ये सब जो है याद रखिएगा नालंदा जिले में है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और अभी हाल में वैभवगिरी पहाड़ी पर आग लग गई थी, तो ये भी चर्चा का विषय था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है बिहार के और पर्वतों की अगर हम बात करें तो याद रखना नालंदा में एक स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ी अभी मैंने बताया। याद रखिएगा रोहतासगढ़ पर्वत कहाँ है, ये आपका रोहतास में है। और मुंडेश्वरी पर्वत कहाँ है, ये कैमूर भभुआ में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक यहाँ आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं, कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ है। तो कैमूर की पहाड़ी याद रखिएगा ये कैमूर जिले में नहीं है, यह रोहतास जिले में है, ये याद रखना। तो आपको लगेगा कि कैमूर की पहाड़ी कैमूर में होगा, आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नालंदा में राजगिरे पहाड़ियाँ हैं और जहानाबाद में वणाकर पर्वत है, स्थित ये भी याद रखना। जबकि गया में है रामशिला, महावत और इवासा पर्वत पहाड़ियाँ यहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेना है। बिहार के प्रमुख पर्वतों की ओर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी है और रामनगर दून और हरहा पहाड़ियाँ हैं। जबकि गया में ब्रह्म योगी पहाड़ी, ये आपका डुंगेश्वरी पर्वत है और प्रेत शिला पर्वत है गया में। और मदार की पहाड़ियाँ हैं बांका में, ये भी याद रखना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये दरभंगा में है, ठीक है। समस्तीपुर में क्या है, तो ये आपका है याद रखना फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट साइंस है, ठीक है। और नालंदा में आपका पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में है, नालंदा में पान अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि अनुसंधान की बात करें तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है, बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र है, पटना में दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है, पटना में ही आपका जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र है और पटना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से पूरा वीडियो देख करके रट लीजिएगा। अगर हम बात करें बिहार के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, तो भागलपुर में विक्रमशिला महोत्सव मनाया जाता है, बांका में मदार महोत्सव, यहाँ मदार की पहाड़ी भी है, गया में बौद्ध महोत्सव, बाबा ब्रह्मोश्वर नाथ का मेला बक्सर में लगता है और चंपारण महोत्सव पश्चिमी चंपारण मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे कल्चर में पूछा जाएगा। इसके अलावा है आपका वैशाली में वैशाली महोत्सव, देव महोत्सव कहाँ है, औरंगाबाद में, और जहानाबाद में वणावर महोत्सव है और तपोवन महोत्सव कहाँ है, गया में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनको रट लीजिएगा पूरा अच्छे से। बिहार के प्रमुख मेलों की बात करें तो बिहार में तुर्की मेला और याद रखिएगा हरदी मेला दोनों कहाँ लगता है, ये मुजफ्फरपुर में लगता है, तुर्की मेला पूछा जा सकता है। खगड़िया में आपका गोपाष्टमी मेला लगता है खगड़िया में, और बांका में बांसी मेला लगता है, ये भी याद रखना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार के प्रमुख और मेलों की बात करें तो सौराठ मेला कहाँ लगता है, मधुबनी में, बेगूसराय में सिमरिया मेला लगता है और आपका नालंदा में मल मास मेला लगता है, ठीक है। और पितृपक्ष मेला गया में लगता है, लोग जाते हैं पिंडदान करने के लिए।
जबकि सोनपुर मेला वैशाली जिले में लगता है, ये याद रखना, वैशाली जिले में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, अगर पूछा जाए जनगणना से जुड़ा हुआ, ये भी याद रख लेते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो शिवहर में पाई जाती है, याद रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? गया में। ठीक है। तो एक सबसे उत्तर में, एक सबसे दक्षिण में है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति शिवहर में, याद रखना, और गया में अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? शिवहर में। तो जनजाति और जाति दोनों शिवहर में सबसे कम पाई जाती है, ये भी याद रखना। ठीक है। अगर हम बात करें बिहार में प्रतिशत के आधार पर वनों की बात करें, तो बिहार में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? कैमूर में। और सबसे न्यूनतम वन शेखपुरा में पाया जाता है। बहुत सिंपल है, इसको रट लेना है। ठीक है। अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पे, तो सर्वाधिक वन कैमूर में और न्यूनतम वन शेखपुरा में। तो प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों मामले में कैमूर और शेखपुरा ही होगा, याद रखिएगा। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह याद रखना, गोपालगंज में। ठीक है। और याद रखना, गोपालगंज में ही न्यूनतम 10 की वृद्धि हुई है, 19%, ये भी आपको याद रखना है। दोनों गोपालगंज से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है, 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार में कहाँ है? 1000 मतलब 10 मतलब 1021 है टोटल, तो गोपालगंज में है। ठीक है। जबकि पटना जो है सर्वाधिक नगरीय जिला है और सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पर है? पटना में है। ऐसे ही फैक्ट हमें अच्छे से याद रखना है। अगर पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई है? तो मधेपुरा में हुई है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो वह है आपका पूर्णिया में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सबसे अधिक साक्षरता सबकी बात किया जाए तो आपका है ये रोहतास है। ठीक है। तो रोहतास सबसे अधिक है और पुरुषों में भी है और महिला सभी में, सब में रोहतास आगे है। ठीक है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है बिहार में? औरंगाबाद में होती है, ये भी याद रखना। ये भी मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है। बिहार अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला अगर बात करें कौन सा है, तो ये आपका है शिवहर। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? शिवहर में है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? सहरसा में है। ठीक है। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है और गया में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है। और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? कैमूर में है। ठीक है। तो ये ऐसे ही हम एक एक करके आपको डायग्राम से बता दे रहे हैं। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बड़ेला सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये वैशाली में है। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में। जो है नटकी बांध पश्चिम बिहार अभ्यारण्य कहाँ है? और नागी बांध पश्चिम बिहार कहाँ है? ये भी जमुई में है। संजय गांधी आपका पटना में है। ठीक है। इसके अलावा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क मैंने बता ही दिया है, उदयपुर, ये सब जो है बता दिया है मैंने, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है। तो ये सबको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर हम झीलों की बात करें तो जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में। कटिहार में गोगाबिल झील है। बेगूसराय में कांवर झील है जो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल भी है। और गया में अग्नि कुंड भी है, ये भी याद रखना। ठीक है। अब हम बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड की बात कर लें तो बिहार के राजगीर में और मुंगेर में ही सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुंगेर में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला है राजगीर में ब्रह्म कुंड है, 87 सेंटीग्रेड तापमान होता है। बिहार का यह सबसे गर्म जल कुंड है। इसके अलावा यहाँ सप्तधारा है, सूर्य कुंड है, मखदूम कुंड है और नानक कुंड है। ये सब कहाँ पर है? तो ये बिहार के, याद रखिएगा, राजगीर जिले में स्थित है। अगर हम बात करें मुंगेर जिले में तो लक्ष्मण कुंड, यह मुंगेर का सबसे सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड, भरारी कुंड,
रामेश्वरम कुंड, जनम कुंड, सिंगार ऋषि कुंड और पंचतर कुंड, ये सब कहाँ पर है? ये मुंगेर में। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, रट लीजिएगा पूरा। और गया में अग्नि कुंड है, ये भी याद रखना। गया में एक ही मात्र ही अग्नि कुंड स्थित है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य की बात करें तो 2025 में कुछ लक्ष्य पूरे होने वाले हैं। ऐसा लक्ष्य रखा है बिहार की सरकार ने। पहला है बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है मार्च 2025। बिहार में टीबी को पूरी तरह समाप्त करना है 25 में। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 को भी प्राप्त करना है 25 में ही। और हर खेत तक पानी पहुंचाना है 25 में। इसके अलावा बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य भी है, याद रखना। ये भी 25 में है। ठीक है, ये सबको रट लीजिएगा अच्छे से, सारा क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा। आपका इसी एक वीडियो से सारा काम हो जाएगा। 2030 में प्राप्त होने वाले लक्ष्य कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य है। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य भी रखा गया है 30 में। और 100% साक्षरता पाने का लक्ष्य रखा गया है 30 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षरता में जो राज्य पीछे हो और वो लक्ष्य रखा हो 2030 तक पाना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये 99% ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, याद रखना। अब हम बिहार में सर्वाधिक संथाल जनजाति की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक संथाल जनजाति किन जिलों में पाई जाती है? अगर ये बात करते हैं तो ये आपका है अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में संथाल जनजाति पाई जाती है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है संथाल, तो आप बताओगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी संथाल जनजाति पाई जाती है। मुंगेर, बांका और जमुई में संथाल जनजाति यहाँ भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखना। अगर कहा जाए बिहार में गौड़ जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, इन सब में गौड़ जनजाति पाई जाती है। तो बिहार के उत्तर जो है पश्चिम में गौड़ जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा बक्सर और भोजपुर में भी गौड़ जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक संथाल जनजाति वाले जिले मैंने बता दिया है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। आगे आते हैं। अगर हम बिहार में और जनजातियों की बात करें तो बिहार में सबसे अधिक थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, इसके अलावा भोजपुर में और कैमूर में खरवार जनजाति पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार के केवल 2 जिला है जहाँ पर खरवार जनजाति के लोग पाए जाते हैं, इसको भूलिएगा मत। अगर हम बिहार में प्रागैतिहासिक काल की बात करें कि पूर्व पाषाण काल में बिहार के कौन से 2-3 क्षेत्र हैं, तो मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, ये तीनों क्षेत्र पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसको भूलिएगा मत, रट लीजिएगा। नवपाषाण काल से क्षेत्र के बिहार कौन कौन से हैं, तो नवपाषाण काल के बिहार के क्षेत्र हैं आपका चिरांद सारण जिले में, चेचर वैशाली में, सेनुआर रोहतास में, मनेर पटना में और ताराडीह गया में। ये नवपाषाण काल के क्षेत्र हैं। टोटल 5 हैं, इनको रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इतिहास से जुड़े हुए हैं। बिहार में ताम्रपाषाण काल के कहाँ कहाँ पाए गए हैं? ताम्रपाषाण का मतलब होता है जिस काल में मानव ने तांबे के साथ पत्थर का यूज किया था। तो सोनपुर, सिनुआर, माझी, ताराडीह, चिरांद, मनेर और चेचर में ताम्रपाषाण संस्कृति बिहार में पाई गई है। इसके अलावा याद रखिएगा, पूछा जाए कि पूरा पाषाणकालीन जो संस्कृति है वो बिहार में जहाँ पर एक फूस की झोपड़ी पाई गई है, वो मुंगेर में पैसरा नामक स्थान पर। प्रारंभिक पाषाण की कुल्हाड़ी कहाँ प्राप्त हुई है? जेठियान नालंदा में। और गिद्धेश्वर पर्वत शैलचित्र कहाँ पाया गया है? जमुई में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, गुफा पाई गई है। अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो आपका हो गया पूरा। अगर हम बात करें बिहार के प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो बिहार के प्रमुख ऑपरेशन अभी शुरू जो हुए हैं, एक है ऑपरेशन उजाला। ये मुजफ्फरपुर जिले से रेड लाइट एरिया समाप्त करने की, वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिए, रेड लाइट एरिया उसी को कहते हैं जहां वेश्यावृत्ति ज़्यादा होती है। तो मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन उजाला के तहत इसको
समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन चाणक्य क्या है? मिलावट के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है बिहार में, इसे ऑपरेशन क्या नाम दिया गया है? चाणक्य नाम दिया गया है। ऑपरेशन प्रहार क्या है? तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन कोबरा जो है माफिया गिरोह के विरुद्ध लाया गया है, उन्हें समाप्त करने के लिए। इसके अलावा और भी ऑपरेशन है बिहार में, जैसे ऑपरेशन धनवंतरी है, अवैध और नकली औषधियों के विरुद्ध है। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार और भूमि वितरण संबंधित है। ऑपरेशन सिद्धार्थ माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक पैथर्न किससे संबंधित है? तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण में जो नक्सली समस्या है उसको समाप्त करना है। ऑपरेशन उजाला मैंने बता दिया है। ऑपरेशन मुर्दुल जो है वन विभाग द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ चलाया गया है, तो वहाँ पत्थर के लोग बेच देते हैं, वन विभाग द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। इसके अलावा बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोलीकांड की घटना हुई थी, ठीक है, 11 अगस्त को। तो ये पूछा जा सकता है कि किस जिले से कौन शहीद हुए थे? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा ये सारण से है, सतीश प्रसाद झा ये आपका भागलपुर से हैं, जगपति कुमार ये औरंगाबाद से, रामानंद पटना से, देवी पचौधरी जमालपुर से, राम गोविंद सिंह पटना से और राजेंद्र सिंह सारण से हैं। तो ये गोलीकांड घटना हुई थी, सब लोग सचिवालय पे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद झंडा फहराना चाहते थे और वहाँ आर्चर नामक अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिनमें सब लोग मारे गए थे। तो ये आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी याद रखना, जैसे श्रीमती भगवती देवी पटना से, शांति देवी छपरा से, सुनीति देवी वैशाली से, राधिका देवी आपका वैशाली से, श्रीमती माया देवी भागलपुर से। तो आपको मिलाने को आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसे मिलाना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर से, ठीक है, श्रीमती माया देवी भागलपुर से, राम स्वरूप देवी भागलपुर से, अकली देवी शाहबाद से, धतूरी देवी मुंगेर से, हुकेरी देवी मुंगेर से और रूपिकता देवी ये भी मुंगेर से थी, ठीक है, ये तीनों बहनें थीं। और प्रभावती देवी ये तो कहाँ से थीं? ये पटना से, ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार के कुछ प्रमुख मुगल सूबेदार कौन कौन से थे? तो पूछा जाएगा अकबर के समय मुगल सूबेदार कौन थे? सूबेदार का मतलब होता है सूबे का प्रधान, जैसे आज मुख्यमंत्री होता है। तो अकबर के समय जो है कौन था इस बिहार सूबे का? तो थे सुजात खां थे, मिर्जा अजीज कोका थे और राजा मान सिंह, 3 लोगों को बनाया गया था। जबकि जहांगीर के समय में अफजल खां थे, शहजादा परवेज को बनाया गया था। और जबकि शाहजहां के समय में खान ए आलम शाइस्ता खां को बनाया गया था और औरंगजेब काल में शाहजादा अजीम को बनाया गया था। मुगल सूबेदार अलग अलग समय में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार आने वाले कुछ प्रमुख सिख गुरु कौन कौन से थे? तो गुरु नानक आए थे बिहार आने वाले, ये पहले गुरु थे। ये गया, राजगीर, पटना, भागलपुर और मुंगेर जैसे जिलों की यात्रा की थी। गुरु तेग बहादुर भी आए थे, सासाराम, गया, पटना में आए थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही पटना में हुआ था, ये भी याद रखना। इनकी माता का नाम गुजरी देवी था और इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। इनकी हत्या औरंगजेब ने कर दिया था, ठीक है। ये 4.5 वर्ष की आयु में पटना से आनंदपुर चले गए थे। तो पटना केंद्र है किसका? गुरु गोविंद सिंह का है। बिहार में 3 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद हैं। पहला है अंग की राजधानी चंपा थी और इसके अन्य नाम क्या हैं? तो मालिनी। अंग को महाभारत काल में हरिवंश और अन्य पुराणों में जो है मालिनी कहा जाता है, जबकि जातक कथाओं में इसे काल चंपा कहते हैं और जैन ग्रंथों में इसे वणिजम कहते हैं। जबकि चंपा और गंगा के संगम पर ये स्थित था, अंग था, ठीक है। वर्तमान स्थिति भागलपुर और मुंगेर जिला है। प्रमुख नगर अश्वपुर और भद्रिका था इस महाजनपद का। प्रमुख शासक राजा अंग थे और अंतिम शासक बृहद्रथ था, बिंबिसार द्वारा पराजित किया गया। तो ये अंग का सारा डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की बात करें तो एक है वज्जी महाजनपद। और वज्जी महाजनपद याद रखिएगा इसकी राजधानी थी वैशाली, आधुनिक बसाड़। संस्थापक कौन थे? नाभा नेष्टि थे या नमो दिष्टि कहते हैं। 8 जनों का एक संघ था, जिसमें वज्जी में 8 जन संघ कौन कौन से थे? तो वज्जी, लिच्छवी,
जात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इच्छाकु, इनसे मिलकर के ये बना हुआ था। जबकि मगध महाजनपद की बात करें तो मगध महाजनपद गिरिवज्र प्रारंभिक राजधानी थी, पाटलिपुत्र परवर्ती राजधानी, और इसके अन्य नाम क्या है तो गिरिवज्र महाभाग्य में, राजगृह महाभारत में जो है, वैद्रथपुर महाभारत में, मगधपुर महाभारत में, वासुमती रामायण में, कुशाग्रपुर हेमसांग ने कहा था, बिंबिसारपुरी बौद्ध ग्रंथ में। अन्य नाम क्या है पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पोलीब्रोथा कहा था मेगस्थनीज ने, अजीमाबाद, ठीक है, और गंगा और सोन नदी के संगम पर ये स्थित था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं, मगध की जो राजधानियाँ थी मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। इस तरह के वीडियो आपको एक पार्ट में और मिलेगा। तो ये बिहार का जो है डिटेल मैंने पूरा स्पेशल बता दिया है। अभी कुछ एक पार्ट और लाएंगे, जितनी भी चीज़ें छूटी हुई हैं वो दूसरे पार्ट में मैं शामिल कर लूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, इसको देखिएगा अंत तक। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।